research process. Subject and app, Coast Guard's University of South Florida. The research process involves identifying, locating, assessing, and analyzing the information you need to support your research question, and then developing and expressing your ideas.
जैसे आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर है एक फिगर दिखेगी और फिगर आपको रिसर्च प्रोसेस के बारे में बताएंगे। रिसर्च प्रोसेस इन द सेंस हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, हमने बहुत सारी चीजों को समझ लिया है। अगर एग्जांपल के तौर से मैं आपको बताता हूँ, हमने हाइपोथेसिस क्या होता है समझा, उसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को अच्छे से समझ लिया है, वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है। उसके बाद हमने डाटा कलेक्शन की 2 मेथड देखी, वो भी हमारा एक्चुअली सारी चीजें क्लियर है। राइट, कल हमने रिसर्च रिपोर्ट का राइटिंग के बारे में बताया, वो भी सारी चीजें सारी हमारी कंप्लीट है। हाइपोथेसिस भी हो गया है, डाटा कलेक्शन भी हो गया है, लिटरेचर रिव्यू भी हो गया है, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन भी हो गया है। बस हमारा डाटा एनालिसिस बाकी है। जो आप लास्ट सेम में जो एडवांस क्यूटी में पढ़े हो जितने भी टेक्निक्स है वो डाटा एनालिसिस के टेक्निक्स थे। काय स्क्वायर टेस्ट अगर आपको रिमेम्बर होगा तो उसमें कुछ ओरिजिनल डाटा रहता था, कुछ एक्सपेक्टेड डाटा रहता था। ओरिजिनल डाटा का एक्सपेक्टेड डाटा को प्लस माइनस डिवाइड करके हमें एक नया वैल्यू मिलता था, वो वैल्यू को हम ओरिजिनल वैल्यू से टैली करते थे। उस तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते थे। तो मतलब मैं आपको ओवरऑल डाटा दे चुका हूँ कि क्या होता है रिसर्च प्रोसेस, क्या होता है। तो देखिए, पहला स्टेप है रिसर्च क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी अगर आप रिसर्च के बारे में अगर देखते हो या आपको अगर रिसर्च के बारे में पता होगा तो कुछ कुछ बेसिक चीज है। सबसे पहले आप रिसर्च क्यों कर रहे हो? राइट, बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम। राइट, आप रिसर्च क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। आप रिसर्च क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कुछ नए नॉलेज को जानना चाहते हो। आप रिसर्च क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हो। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग अ रिसर्च, राइट? This thing is clear for you now, that why you want to do your research, because you want to understand what is the solution of the problem. You want to add some knowledge in the existing knowledge, right? In the existing knowledge, and that's why you want to research new thing. If you look into the word research, re and search, these two words is integrated. Re means again, search means finding new. Again, finding new means research. Then after, if you look into second step, literature review. I want to tell you that this literature review means if you are handling a subject related to parleji, if you are handling a subject related to parleji. So before you, many research scholars did research in the parleji. आपके पहले बहुत सारे ऐसे रिसर्चर होंगे जिन्होंने पार्लेजी के ऊपर रिसर्च किया है। लिटरेचर रिव्यू मतलब होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आप हैंडल करने से पहले जिन जिन रिसर्च स्कॉलर ने वो सब्जेक्ट को हैंडल किया होगा, उन सब के बारे में स्टडी करना मतलब लिटरेचर रिव्यू। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझ लीजिए। आप जो सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हो, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। आप जिस सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हो, आप जिस सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हो, वो सब्जेक्ट को आपसे पहले किसी और रिसर्च स्कॉलर ने हो सकता है हैंडल किया। तो आपको ये करना है कि उन्होंने अपने रिसर्च स्टडी किस तरीके से की, उन्होंने अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल किया, किस तरीके से डाटा कलेक्ट किया, उनका कंक्लूजन क्या था, उनका सजेशन क्या था। आपको वो टॉपिक आपके टॉपिक से टोटली रिलेट करता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो उनके कंक्लूजन का, उनके सजेशन का क्या करना है, उनके हाइपोथेसिस का, उनके रिसर्च डाटा का क्या करना है, स्टडी करना है, जिस कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। राइट, मतलब जो उन्होंने कंक्लूजन दिया है, क्यों करना है हमें? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और उनका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक जैसा है। होता है ऐसा, दो सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, दोनों बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पहले आपके सब्जेक्ट पे किसी ने काम किया है। अगर काम किया है तो उन्होंने किस तरीके से अपने काम को परफॉर्म किया है, उसको क्या करना, स्टडी करना। क्या करना, स्टडी करना। थर्ड स्टेप को अगर आप देखते हो तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल।
सिलेक्शन ऑफ सैंपल मतलब होता है बेटा सैम्पलिंग पढ़ा है मैंने आपको, सैम्पलिंग पढ़ा है मैंने आपको, अब पैरामेट्रिक सैम्पलिंग, नॉन पैरामेट्रिक सैम्पलिंग, सिंपल सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, राइट, देन जजमेंट, कन्वीनियंस, राइट, ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपरली बता चुका हूँ कि ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपरली बता चुका हूँ कि क्या होता है। अभी सैम्पलिंग मतलब होता है कि आपके पास रिस्पोंडेंट बहुत ज्यादा है, नियर अबाउट 10,000 रिस्पोंडेंट है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक कंपनी है, सपोज टाइटन, टाइटन एक कंपनी है, रुको टाइटन नहीं, ताज, होटल ताज, टाटा की है, टाटा की ही है। ताज में आपको जितने भी लगभग उनके 99 होटल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको स्टडी करनी है टोटल टोटल स्टाफ की जो ताज होटल में आते हैं। अब आप 10 से 15,000 सैंपल होंगे आपके पास, क्या करना पड़ेगा आपको, स्टडी करना पड़ेगा। तो वो 10 से 15,000 सैंपल को ना लेते हुए इस तरीके से सैंपल चुनो कि आपके सैंपल कम हो जाए, बट आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर उसी तरीके से मिले जिस तरीके से आप सब लोगों को स्टडी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 लोग हैं, 10,000 स्टाफ, 10,000 एम्प्लॉय है, तो आप उनको डिवाइड कर लो 500 500 500 में, राइट। या फिर अगर कोई इंडिया है, इंडिया से बाहर काम है, उनको कंट्री वाइज डिवाइड कर लो कि रेशियो देख लो कि 1000 इंडिया के है, 1000 अमेरिका के है, 1000 थाईलैंड के है, 1000 बैंकॉक के है, 1000 स्विट्जरलैंड के है, 1000 फ्रांस के है, 1000 यूके के है, यूरोप के है, अलग अलग देशों के। तो 1000 है, तो हमें 10,000 में से सिर्फ हमें कितने 500 चुनने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके 50 लेंगे, एक कंट्री, दूसरे कंट्री के 50 लेंगे, तीसरे कंट्री के 50 लेंगे, चौथी कंट्री के 50 लेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे सैंपल को कम कर रहे हैं, हमारे सैंपल को कम करें, बट हम इंफॉर्मेशन उसी तरीके से ले रहे हैं जिस तरीके से हम सब लोगों से इंफॉर्मेशन लेने वाले। देन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मेजर्स ऑफ वेरिएबल, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन मैंने आपको बताया है क्या क्या होता है डाटा कलेक्शन, दैट यू वांट टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट, यू वांट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेंगी, आपने सैंपल चुन ले कि आपको किस किस के बाद से क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करोगे। मैंने आपको डाटा कलेक्ट करने की 2 मेथड बताई थी, अगर आपको याद होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। प्राइमरी मतलब आप खुद किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए डायरेक्टली फील्ड पे जा रहे हो, डायरेक्टली सर्वे कर रहे हो, डायरेक्टली मार्केट में जाके क्वेश्चन आस्क, फेस टू फेस डिस्कशन कर रहे हो रिस्पोंडेंट के साथ, तो क्या होता है, वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है। मतलब आप डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास जा रहे हो, कस्टमर के पास जा रहे हो, डायरेक्टली फील्ड में जा रहे हो, डायरेक्टली सर्वे करने के लिए जा रहे हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के लिए जा रहे हो, मतलब आप प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड यूज कर रहे हो। और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कि सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मतलब कि यू आर यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय समवन। ध्यान से सुनो, यू आर यूजिंग इंफॉर्मेशन विच आर ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय समवन। मतलब आप अगर ऐसे स्टैटिस्टिक्स की यूज कर रहे हो, मैंने आपको टाटा का बताया, टाटा के होटल इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो हो सकता है कि टाटा के होटल इंडस्ट्री के बारे में मैगजीन में कुछ लिख के आया हो, स्टैटिस्टिक्स लिख के आया हो, न्यूज़पेपर में कुछ स्टैटिस्टिक्स लिख के आया हो, उनका कुछ एनुअल जनरल होगा उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स लिख के आया हो। तो मतलब डाटा उन्होंने रिसर्च कर लिया है और उन्होंने डाटा आपको, या फिर आपको नहीं, पूरे गूगल पे, इंटरनेट पे, हर जगह पे वो डाटा अवेलेबल। तो आप कंपनी में जाके एम्प्लॉय से बात करके डाटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो आप। और वो अगर आप डायरेक्टली पब्लिश किया हुआ डाटा, किसी और ने डायरेक्टली पब्लिश किया हुआ डाटा अगर आप अपनी रिसर्च के लिए यूज कर रहे हो, मतलब आप सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड यूज कर रहे हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मतलब यू आर यूजिंग डाटा विच ऑलरेडी पब्लिश बाय समवन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन मतलब you are going to that, you are going to visit that field market, you are directly making conversation with, directly discussing with the respondent customer, right? You are directly doing a survey, asking face to face question to customer, means you are collecting directly data. Then after analysis, after collecting all the data, just analysis that data,
मतलब वो डाटा को एनालिसिस करिए कि यस कितने हैं, नो कितने हैं, यस के अगर यस है तो उसके रीजंस क्या है, उस देखिए कुछ कॉमन रीजंस है या नहीं है, कुछ कॉमन रीजंस नहीं है या नहीं है, तो आपको आपके डाटा के बाद आपको आपके डाटा एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा टॉपिक यस के बारे में कि टॉपिक नो के बारे में, राइट। यहाँ पे आपके हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाते हैं, राम इज गुड, राम इज बैड, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा एनालिसिस भी कर लिया, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा फ्रॉम योर डाटा दैट राम इज गुड और राम इज बैड। देन रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया, प्रॉपर तरीके से कंटेंट आने चाहिए, इंट्रोडक्शन, देन योर इंफॉर्मेशन अबाउट योर डाटा, अच्छे से फॉन्ट यूज करिए, अगर हेडिंग है तो 18 का, सब हेडिंग है तो 16, राइटिंग है तो 12, इस तरीके से सारी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना चाहिए, हम एक वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि इरिटेट होता है पढ़ने वाला, राइट। आपने जो कंक्लूजन दिया है, आपने जो सजेशन दिए, वो प्रॉपरली फॉर्मेटिव तरीके से होनी चाहिए, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई भी कंपनी आपके रिसर्च वर्क को कोई भी कंपनी अगर यूज कर रही है, तो वो आपके रिसर्च के बारे में नहीं जानेंगी, वो सिर्फ आपका कंक्लूजन देखेंगी, आपका हाइपोथेसिस देखेंगी, आपका सजेशन देखेंगी, आपके कंक्लूजन देखेंगी, और आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगी, आपका डाटा एनालिसिस देखेंगी, राइट। इतना टाइम तो उनके पास होता है, तो ये रहता है बेटा। और देन डिस्मिनेशन, रिपोर्ट राइटिंग के बाद आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे योर रिपोर्ट विद अनदर पर्सन। वेरी गुड, अब तक भी कोई नहीं आया। देखिए बेटा ध्यान से, ध्यान से देखिए फिगर को। देखिए ध्यान से फिगर को।
देखिए ध्यान से, वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे, इनिशिएटिव कैसे लेना है, व्हाट डू आई रियली नीड टू फाइंड आउट। मतलब आपको सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में क्या किस क्या प्रॉब्लम है। आपको पता करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। देन लोकेट हाउ डू आई फाइंड द इंफॉर्मेशन। उसके पहले ही आपको सोचना पड़ेगा कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कहाँ से कितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। व्हाट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट इज रिलेवेंट एंड रिलायबल। अगर आपका टॉपिक ऐसा है कि नॉर्मल मार्केट में आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू आर सर्चिंग सब्जेक्ट रिलेटेड टू एप्पल, then up if you are going to visit normal market and asking any customer about the Apple product, so they really don't give you any relevant example, right? Because you don't get Apple's customer everywhere. they are special दे आर स्पेशल। आपको कहीं पे भी वो एप्पल के, अगर आपको वो जानता भी होगा कंपनी के बारे में, तो वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा होगा तो आपको इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है, प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेंगी। तो आप पता चेक करिए कि आपको जिस तरीके का आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, जिस तरीके की आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिल सकती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। देन ऑर्गेनाइज हाउ डू आई यूज दिस इंफॉर्मेशन। आपने इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली है, बट राइट नाउ आपको सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, राइट। देन प्रेजेंट हाउ कैन आई कम्युनिकेट माई रिसर्च। आपके जो सजेशन है, आपके जो कंक्लूजन है आपके रिसर्च के, वो आपको कंपनी के लिए या फिर शेयर होल्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि आपको आपका प्रोजेक्ट का जो रिसर्च कंक्लूजन है, रिसर्च रिपोर्ट है, वो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्यों कर रहे हो, आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, आप आपको कोई किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है और आपको कुछ सजेशन देने, जो सजेशन आपको पता चलेंगे आपके रिसर्च डाटा से। तो आप जब कभी भी आपके रिसर्च के सजेशंस दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सजेशंस अगर दे रहे हो तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। उसके बाद ही पता चलेगा। देन असेस व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस। सीखना क्या सीखे हो आप, आपके रिसर्च की करने के बाद, आपके रिसर्च पूरा करने के बाद, सजेशन देने के बाद, कंक्लूजन देने के बाद आप क्या सीखे हो, उसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिसर्च। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिसर्च। एक और फिगर है जिसके थ्रू आपको और ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। देखिए, आप इस फिगर को देखिए।
देखिए बेटा प्रोसेस की तरफ, identify the problem, reviewing literature, setting research question objective and hypothesis, choosing the study of design, deciding on the sample design, collecting data, processing and analyzing data, writing a report. सारी चीजों को मैंने आपको, सारी स्टेप्स को मैंने आपको प्रॉपर एक एक लेके प्रॉपर तरीके से समझाई है. आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव प्रॉब्लम इन एनी ऑफ स्टेप, राइट?